जी को तो बोलने दीजिए। प्रेम जी, बहुत दिलचस्प होने वाला है ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव। कल तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिर वो चाहे एनडीए से खबरें आ रही हो रही हो या फिर आईएनडीआईए से आ रही हो, जबरदस्त चल रहा है मामला। क्या देख रहे हैं आप? देखिए हिमानी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत मान करके पेश करती रही है, उसी ताकत की अब कलई खुल रही है। अच्छा। कि एनडीए गठबंधन सबसे मजबूत है, इंडिया में एका ही नहीं है। और आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन ऐसा मजबूत है कि चिराग पासवान विधानसभा में नीतीश कुमार को हराते हैं और अब लोकसभा में पारस चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को हराते दिखेंगे। और बहुत एंजॉय करते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी घटक दलों को इस तरह से लड़ाने में एंजॉय कर रही है, तो ये ताकत दिख रही है। करप्शन, बीजेपी कहती थी कि मैं न देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन पूरा देश बेच रहे हैं। भाई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई आई है, चंदा लेकर के, रिश्वत लेकर के, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत में बदल दिया। पहले सीबीआई आईडी ईटी को भेजते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं और फिर समन खत्म हो जाता है। बॉन्ड लेने से पहले जमीन दी जाती है, बाद में मुकदमे हटाए जाते हैं। सारे केसेस सामने आ रहे हैं। 10 करोड़ का वर्थ है और उसके बाद में चंदा 288 करोड़ दे रहे हैं। ये सब जो शेल कंपनियों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार का ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण पेश नहीं हुआ जो अब हुआ। तो इस परिस्थिति में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जनता इनको हर सीट पर जवाब देगी। ऐसी भ्रष्ट सरकार देश ने कभी देखी। क्विक रिएक्शन धनंजय जी, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी। मुझे इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों पर तरस आती है कि वो उसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं जिस सरकार में जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला और जमीन बिहार में नौकरी के बदले घोटाला, जिन पार्टियों में सजा याफ्ता, जिस पार्टी के सरबराह ही सजा याफ्ता हो, वो लोग भी प्रवचन दे रहे हैं। धनंजय जी, सवाल ये है कि क्या जिन मुद्दों पर आप विपक्ष को अभी तक घेरते रहे हैं या घेर रहे हैं, क्या वो पलटकर कहीं आपके का याद करा दीजिए ना। बीजेपी अध्यक्ष होकर के कैमरे के सामने घूस ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से तुरंत निष्कासित हो गए। भारतीय जनता पार्टी से तुरंत निष्कासित हो गए। और यहाँ 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव आज भी पार्टी के मुखिया। बंगारू लक्ष्मण जी पर थोड़ा बोल दीजिए। अब दिवंगत है अपने बीजेपी अध्यक्ष पर, बेटा है, मेरा दामाद है, मेरी अगली बेटी है, ऐसा नहीं कि अभी जो 10 बच्चों का इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वो आपको छुपाए जा रहे हैं। आपने ना मेरा सवाल सुना ना उसका जवाब दिया कि जो हथियार आप विपक्ष के लिए बना रहे थे, क्या उल्टा आपके पास आ रहा है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन घनेंद्र भारद्वाज जी से भी, क्योंकि घनेंद्र भारद्वाज जी, अब वो परीक्षा जो है, परीक्षा की घड़ी करीब आ गई है। कल 3 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी? क्योंकि आप लोगों का तो अभी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। मतलब अब कब होगा अगर अब भी नहीं होगा तो? देखिए हिमानी जी, 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव। ये चुनाव देश में असल मुद्दों पे होना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, देश की डूबती अर्थव्यवस्था पे, ये तमाम इश्यूज देश के सामने हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रहा हूँ कि बार बार कोर इश्यूज से और रियल इश्यूज से देश के लोगों को भटकाने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई देश के सामने आई है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार, ऐसा लग रहा था कि एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही है। पूरी की पूरी सरकार एक एक्सटॉर्शन गैंग बन गई थी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार वसूली में लगी हुई थी। पहले ईडी इनकम टैक्स भेजते हैं, उसके बाद उससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से पैसा लेते हैं। सवाल तो मैंने आपकी तैयारी की कही थी। अगर आपकी तैयारी यही इन्हीं मुद्दों पर है, तो आपको लगता है कि इन मुद्दों के जरिए आप मात दे पाएंगे? हिमानी, देश में निश्चित तौर पर ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार, एक आंदोलन नहीं देखा आपके जरिए, आप लोगों के जरिए, आप हो, दुष्यंत जी हो, कंचना जी हो, आप लोगों ने इन मुद्दों को उस तरह से उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं। हाँ घनेंद्र जी, एक मिनट, घनेंद्र जी, हिमानी, अफसोस इस बात का है कि आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों को कोई दिखा नहीं रहा। आज भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे पूरे देश में चर्चा, पूरे देश में गली गली में इस बात की चर्चा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो आपका जो कुछ मीडिया का सेक्शन है, ये देश को सच्चाई से रूबरू नहीं कराना चाहता। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन देश में कभी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही। कभी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार को लेके, कभी उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों को जवाब दे रहे हैं आप
आपकी बात पर विनीत जी, हाँ सुनिए नहीं, सर धनंजय जी क्या जवाब देना चाहते हैं? धनंजय जी, आ रही हूँ, माफी के साथ रोको। हाँ। मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह क्रिश्चियानी रहा हूँ कि बिल्ली खंबा देश नोचे को- बड़ी पुरानी कहावत है। आपको 2 रुपये कोई देता नहीं, आपके पीछे 2 कार्यकर्ता नहीं, आपके साथ में 2 वोटर नहीं। आप जो है, जो सक्षम है, उसको यही बोल बोल के खाली सीनाजोरी करेंगे कि देखिए उसके पास बॉन्ड आ गया, देखिए उसके पीछे आएगा। थोड़ा खुद की तो स्थिति सुधारिए। अच्छा, गजब स्थिति है पैनल पर, जिससे जो सवाल करिएगा प्रेम जी वो उस पर जवाब नहीं देगा, वो उस पर जवाब नहीं देगा। फिर चाहे आप उनसे भ्रष्टाचार पर पूछ लीजिए, इधर सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए। एक मिनट, आ रही हूँ, एक एक करके किया है। गोयनका जी ने कहा कि आपको कोई 5 पैसा नहीं दे रहा है। मैं तो वो पूछना चाहता हूं कि एक कंपनी, भारत की बड़ी अच्छी कंपनी है जो अपने आप को दिखाती है 300 करोड़ रुपया सालाना घाटा, और वो 300 करोड़ और वो करोड़ों का दे रही है भाजपा को चंदा। तो भैया आपके अंदर ऐसी क्या खूबसूरती है, आपके मस्तक में ऐसी नहीं लगी है। सर सुनिए, मैं चर्चा किस पर कर रही हूँ? आपको चंदा दे रही है। सुनिए ना, आप ठीक है, आप लोग स्मार्टली बड़े उसको बार बार घुमा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? उस पर अगर लौटे तो शायद वो व्यवहारिक होगा। एक बार प्रियंका गांधी जी से पूछा गया कि स्थिति क्या है, बताइए। मैया बेल पर, भैया बेल पर और सैया भी बेल पर। अरे मैया भैया सैया तीनों बेल पर। कोई इतना बता दीजिए, अगस्टा मुझे वेस्ट इतना बता दीजिए, कोई नेशनल हेराल्ड में। मुद्दा क्या है आज, क्या मुद्दा है, उस पर रहते हैं ना। अरे लेकिन कंचना जी, आपने मुद्दा बताया ही नहीं ना। आप बताइए, एक सेकंड देखिए, 11 सीट्स मांग रहे हैं। एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव का कोर इशू है, उसके चारों तरफ चुनाव एक होगा। सेकंड, 11 सीट्स मांग रहे हैं, आप देंगे कि नहीं? हाँ या ना? 40 हाँ या ना? 40 सीटों वो पर तो आपने स्मार्टली प्ले कर लिया एक बार। 40 सीटों पर मुद्दों पर लड़ रही है, पत्ते नहीं और खोलेंगे। मुद्दों पर एक मुद्दा चंदा चोरी भी है, और चंदा चोर उस पर विश्वास क्यों नहीं है, ये बता दीजिए ना, क्योंकि हर जगह से 40 जीतेगा। हर जगह से विश्वास है। 40 जीतेगा। 40 में से भी पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। सही बोला, मान गया, पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। देखिए, अब इन्होंने कहा है पूरे राष्ट्र में 40 सीट जीतेगा। अरे ना आपने कहा ना मैंने कहा ना मैंने कहा। अब एक सेकंड देखिए, सुनिए, अब आप लोगों ने बड़ा मुद्दे को डिरेल कर लिया। उधर से संदेश यादव जी भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, उनकी भी सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत गुस्से में हैं वो यहाँ पर। लेकिन पहले प्रेम जी का मैं रुख करूंगी। प्रेम जी, क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की स्पेशली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी 11 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और वो सीट्स भी सारी वैसी हैं, वो इलाका है जहां से पिछली बार तेजस्वी जी, मतलब उसी इलाके की वजह से, मैं सीमांचल के इलाके की बात कर रही हूं, उसी इलाके की वजह से मतलब सीएम बनते बनते वो रह गए थे। यहां क्या गणित गुणा जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है उनके आने से, मतलब वो बिहार में 11 पर लड़ेंगे, जहां के लिए वो दम भरते हैं, एकदम अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, उस हैदराबाद में तो वो 9 पे लड़ते हैं। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव की आप याद दिला रहे हैं। वहाँ जो कतिपय सफलताएं मिली थी वो क्षेत्र स्थानीय नेताओं के दम पर मिली थी, जो बाद में असदुद्दीन ओवैसी का उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बाकी जो असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीटों पर हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते, तेलंगाना में नहीं लड़ते, बिल्कुल। तो जहाँ के आगे बिहार में लड़ने। एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था। बात यह है कि उनको वो क्यों लड़ रहे हैं, जनता समझ रही है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उनको लगता है हम मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटों को बांट देंगे और बीजेपी को जिता देंगे। तो क्या मुसलमान बुद्धू हैं क्या कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे करके बीजेपी को जिता देंगे? जो बीजेपी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती, वो उस बीजेपी को जिताने के लिए मुसलमान वोट करेंगे।